देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर। यस मैम। तो देखो हम लोग AS11 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग का एक कंसेप्ट बाकी रह गया है, दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग का ये वाला एस भी कंप्लीट हो जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखो हम लोगों ने इसमें 3 टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, इस वाले PDF में है नहीं, तुम लोगों ने लिखा होगा तो वहां पर तुम लोग को दिख जाएगा। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बेसिस पे हमारा इलास्ट्रेशन 4, 5 और 6 शायद दूसरे किसी इलास्ट्रेशन, मतलब मुझे लगता है वो फॉरेन ब्रांच का है, ठीक है, देख लेंगे। अभी लिखो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या होता है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स an agreement good morning Anushka. Good morning, ma'am. It means an agreement to exchange different currencies at a forward rate. Forward rate is the specified rate for exchange two currencies at a specified future date. हम समझा देंगे, पहले सारा चीज लिखवा देते हैं इसमें जो भी है। उसके बाद लिखना है फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस। गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड in statement of PL for the period of the premium or discount Good morning, ma'am. the premium or discount on the forward
exchange contract is not recognized separately at each balance sheet date, the value of contract is marked to its current market value and the gain or loss on the contract is recognized. Last one, not for trading or speculation. Premium or discount amortize as expense, expenses or income over the life of contract. तो ये तो हम लोगों ने नोट्स जो है वो बना लिया. देखो जो नोट्स है वो हम लोगों ने लिख लिया है. अब इस चीज को समझते हैं कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. ठीक है, फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस हुआ तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और फॉर नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस हुआ तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. पहले समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है. जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल से समझे. सपोज की एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है. एग्जाम्पल के तौर पे एबीसी लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है. ये देख के पता चल रहा है एबीसी लिमिटेड यानी कंपनी. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर कोई भी कंट्री होगा, ठीक है, वहां से एक फिक्स्ड एसेट परचेस किया है जिसको हम लोग आज के डेट पे बोलते हैं पीपीई यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. कितने रुपए का, 1 लाख डॉलर का. ठीक है, और जब इन्होंने ये परचेस किया एबीसी लिमिटेड ने फॉरेन से, जब ये पीपीई 1 लाख से परचेस किया, ठीक है, तो उस दिन पे ऑन दैट डेट जो एक्सचेंज रेट था, सपोज कि एक्सचेंज रेट था हम लोग का $70. ठीक है, 1 रुपी ₹1. ठीक है, मतलब $1 जो है 70 रुपीज. ठीक है, $1 जो है वो 70 रुपीज था. अच्छा, अब इनको पेमेंट करना है इस फिक्स्ड एसेट के लिए. पेमेंट करना है, पेमेंट शुड बी मेड आफ्टर 6 वीक.
इन्होंने जो परचेज किया है तो इनको पेमेंट करना है 6 मंथ्स के बाद, ठीक है। अब 6 मंथ्स के बाद जब ये पेमेंट करेंगे तब हो सकता है कि डॉलर का रेट पर रुपी में चेंज हो गया हो, मतलब रुपीज जो सॉरी 1 रुपीज जो है $70 है, वो शायद चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो नॉर्मली हो जाता है, अब कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि मे बी ऐसा हो गया, कैसे, ऑन दैट मोमेंट पेमेंट शुड बी मेड आफ्टर 6 मंथ्स एंड on that time maybe 1 rupee इक्वल $70 मान लो 90 हो गया, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एबीसी लिमिटेड को एक टेंशन है, ठीक है, कि ये 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में क्या हो सकता है, डॉलर का रेट 70 से 90 जा सकता है, ठीक है। तो इनको पर डॉलर पे, तो उस केस में इनको ये एजम्पशन ले रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि होने का चांसेस है, तो उस केस में लॉस जो है वो इनको अभी से दिख जा रहा है, कितना करके हो रहा है डॉलर, यहाँ पर देखो 90 माइनस 70 यानी कि $20 पर रुपी, ठीक है, मतलब ₹1 पे ₹20 का लॉस होगा, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं ये तो काफी ज्यादा लॉस है, ठीक है, तो ऐसे में एक सिस्टम जो है फॉलो किया जा सकता है कि एबीसी लिमिटेड जो है कोई थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। मतलब एबीसी लिमिटेड क्या कर सकती है, एबीसी लिमिटेड कोई थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी क्यों बोला जा रहा है, देखो जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तो दो पार्टी इन्वॉल्व था। एक सेकंड, मैंने थोड़ा ओपन बोर्ड नहीं लिया। देखो यहाँ पर दो पार्टी का मतलब कौन कौन है, एक है हम लोग का एबीसी लिमिटेड और एक वो फॉरेन वाली कंपनी जिन्होंने इनको फिक्स्ड एसेट बेचा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि क्यों ना हम एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। थर्ड पार्टी कौन है, मान लो थर्ड पार्टी है सपोज कि मिस्टर एक्स है, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के साथ एबीसी लिमिटेड क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे तुम लोग लॉ में पढ़ते हो वैसे ही एबीसी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है, लीगली एग्जीक्यूट होने से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये लीगली एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो है मिस्टर ए, उनके साथ एबीसी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स एबीसी लिमिटेड नीड कितना, $1 लाख, ठीक है, उनको $1 लाख चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना करके चाहिए, तब वो अपना एक्सचेंज रेट लगा रहे हैं एट एक्सचेंज रेट $72 के अकॉर्डिंग, ठीक है, $72 के अकॉर्डिंग। मतलब वो बोल रहे हैं कि देखो उनको तो $1 लाख पेमेंट करना है 6 मंथ्स बाद, लेकिन $1 लाख का रेट तो बढ़ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आज ही मतलब जब परचेस किया ऑन दैट मोमेंट ही एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 6 मंथ्स बाद अगर $1 लाख चाहिए, क्या आप मुझे $72 पे दे सकते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट 72 बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। 6 मंथ्स बाद डॉलर का रेट कुछ भी हो जाए, ठीक है, 6 मंथ्स बाद डॉलर का रेट कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको मुझे $1.72 पे ही देना है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप एग्री है तो करेंगे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इस एक्सचेंज रेट को अभी से फिक्स्ड कर डाला, क्योंकि 6 महीने बाद प्रैक्टिकली क्या होगा वो तो हमें भी नहीं पता, 90 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 90, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले जो मुझे 6 महीने बाद $1 लाख देंगे, वो भी एक्सचेंज रेट 72 में। अब ये बात पे दोनों को एग्री होना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती वाला बात नहीं है, ठीक है। एबीसी लिमिटेड और मिस्टर एक्स दोनों को एग्री होना पड़ेगा, तो दोनों एग्री होते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर में ही, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट अभी से कर लिया कि फ्यूचर में ₹6 लाख हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 72 पर डॉलर करके लेंगे। इन्होंने अपने लॉस को क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है, ठीक है, इन्होंने अपने लॉस को फिक्स कर लिया है। अब कितने में फिक्स किया है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम।
लॉस देखो, इन्होंने लॉस फिक्स कर लिया है, देखो 72 माइनस 70 यानी ₹2 का, ठीक है। इनको जो डर लग रहा था कि मेरा लॉस पता नहीं कितना जाएगा, ठीक है, ये तो मैंने एजम्पशन लिया। अब लॉस कुछ भी जा सकता है, 20 से कम भी हो सकता है, 20 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ऐसे किसी इंसान के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स कर ले कि अगर वो $1 सॉरी $1 नहीं, $1,00,000 $72 एक्सचेंज रेट पे मुझे 6 महीने बाद देने के लिए, एबीसी लिमिटेड को 6 मंथ्स बाद देने के लिए रेडी है, तो इनको अभी से इनका लॉस पता चल गया, दैट इज ₹2 पर डॉलर, सॉरी डॉलर, ये हो गया इतना डॉलर पर रुपीस में जो है इनका लॉस होगा। तो इन्होंने अपने लॉस को फिक्स्ड कर लिया, बेसिकली इन्होंने क्या किया, लॉस को फिक्स्ड कर लिया। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर तुम लोग देखोगे, मेरे इस पीडीएफ में एक्चुअली हम नहीं दिखा पा रहे क्योंकि स्टार्टिंग से जहां से मैंने AS11 करवाया था वहां पर मैंने तुम लोग को 3 टॉपिक दिया था, जिसमें से थर्ड वाला टॉपिक ये वाला था जो हम लोग आज कर रहे हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये वाला हमें यही बताता है कि फ्यूचर में अगर हमें एक्सचेंज रेट की वजह से किसी लॉस का सामना करना पड़ सकता है, तो उस लॉस को हम लोग कम करने के लिए, ठीक है, क्या कर सकते, किसी थर्ड पार्टी के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, वही लिखा हुआ है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, देखो क्या बोला है, इट मीन्स एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट तो होगा, एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और उसमें जाके अगर लीगली कनेक्ट हो जाता है तो वही तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो वही बोला है, इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज, ठीक है, करेंसीज को एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट, किस चीज का एग्रीमेंट, करेंसीज को एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट एट ए फॉरवर्ड रेट। तो इसमें फॉरवर्ड रेट कौन सा है, फॉरवर्ड रेट कौन सा है बोल सकते हो, ये 70 है, ये 90 है, या फिर 72 है। मेरे एग्जांपल में फॉरवर्ड रेट कौन सा होगा बोल सकते हो, अभी जो मैंने मैम समझाया। रुपीज 72 72 पर डॉलर। 72, हाँ 72 जो है ये हम लोग का फॉरवर्ड रेट है, जिस रेट पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वही फॉरवर्ड रेट है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब बोल रहे डिफरेंट करेंसीज एट ए फॉरवर्ड रेट, हो गया यहां तक हम लोगों ने समझा। फॉरवर्ड रेट इज द स्पेसिफाइड रेट फॉर एक्सचेंज टू करेंसीज एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट यहाँ पर मेरे एग्जांपल में क्या था, 6 मंथ्स बाद। तो क्वेश्चन में हमें डेट देगा, मैंने तो एक ड्यूरेशन बता दिया कि 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद कोई एक तारीख भी लेना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे, यानी एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे हमें क्या करना है, दो करेंसीज का एक्सचेंज करना है। तो हम लोगों ने डॉलर और रुपीस का एक्सचेंज करना है, और एक फॉरवर्ड रेट पे करेंगे जो रेट पहले से प्री डिसाइडेड है, ठीक है, प्री डिसाइडेड है। फॉरवर्ड रेट जो है प्री डिसाइडेड तो है ही है और स्पेसिफाइड भी है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट लिखा हुआ था वही होगा, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं चलेगा, यही वाला फिक्स हो जाएगा, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं चलेगा। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसका 2 पार्ट है, एक है फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, ठीक है, पहला है ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, और दूसरा है नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है। अब स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग का क्या फर्क है, जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ था ना कि प्रैक्टिकली इन्होंने कुछ परचेज किया था, क्या परचेज किया था, एक फिक्स्ड एसेट जिसको मैंने पीपी बोला है, और इसके पेमेंट के वजह से, डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से इनका जो लॉस हो सकता है उसके लिए इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग किया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है। अब स्पेकुलेशन क्या होगा वो भी बताते, पहले देख लो कि नॉट फॉर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन अगर हुआ, जो कि मेरा ये एग्जांपल है, तो उसमें रूल्स क्या है, प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज एज एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब क्या है, प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब ये होता है, क्या हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, देखो हम लोगों ने तो $70 के बेसिस पे परचेज किया था फिक्स्ड एसेट, लेकिन हम लोगों ने अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स्ड किया है 72, तो फिर भी हमारा लॉस तो है। अब लॉस का मतलब हम लोगों को यहाँ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ₹2 पर डॉलर, तो ये मेरा प्रीमियम वाला एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। प्रीमियम का मतलब जब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जैसे शेयर का इशू प्रीमियम में होता है तो एक्स्ट्रा पे करते, वैसे यहाँ पर प्रीमियम का मतलब कोई प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पे करने, और डिस्काउंट मतलब जैसे मान लो ये $70 का हम लोगों ने
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया 68 से, ठीक है, तब हमारा वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस पे जो भी हमारा लॉस टोटल होगा या प्रॉफिट टोटल होगा, मतलब बेसिकली एक्सपेंस या इनकम जो भी होगा, जैसे कम पे करना पड़ा तो इनकम होगा, ज्यादा पे करना पड़ा तो उतना एक्सपेंस होगा, तो टोटल एक्सपेंस या इनकम जो भी निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मेरे एग्जांपल के हिसाब से हमारा यहाँ पर एक्सपेंस निकल के आएगा $2 करके, ज्यादा देना है $1,00,000 पे, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करके देखना है कितना हो रहा है, तो $2,00,000 हो जाएगा। तो ये हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें ये पूरे लॉस को, यानी कि इनकम या एक्सपेंस, पूरे एक्सपेंस या इनकम को हमें राइट ऑफ करना है ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स का था, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स का था, तो हमें 6 मंथ्स के लिए इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। टोटल लॉस कैलकुलेट करके 6 मंथ्स के लॉस को राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, अगर सचमुच का हम लोग कुछ परचेज किए हैं या सेल किए हैं, लोन लिए हैं, लोन दिए हैं, किसी भी तरीके के फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर हुए हैं रियलिटी में, और हम लोगों ने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसको बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग पर्पस में किया था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ट्रेड किया था और उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया अपने लॉस को कम करने के लिए या फिर डिस्काउंट पाने के लिए, और इसको हम लोग स्पेकुलेशन नहीं बोल सकते हैं। अब रहा बात कि स्पेकुलेशन फिर क्या हो गया, स्पेकुलेशन का मतलब कि मान लो एबीसी लिमिटेड जो है मार्केट में, ये कोई भी एबीसी लिमिटेड क्यों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है कि मार्केट में ये जो एक्सचेंज रेट की वजह से कभी प्रीमियम और डिस्काउंट का जो सामना करना पड़ता है, तो कोई मान लो सचमुच का किसी तरीके का कोई भी परचेज नहीं हुआ है, फिर भी एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर एक्स के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कितने का, मान लो वही $1,00,000 ही ले लेते, $1,00,000 का जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि देखो आज तो एक्सचेंज रेट इतना चल रहा है और हम आपसे 6 मंथ्स बाद $1,00,000 लेंगे, आप मुझे 71 करके दे दीजिएगा। अगर मिस्टर एक्स मान जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एबीसी लिमिटेड को अभी क्यों चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उनको कुछ पेमेंट करनी है किसी परचेज के बिहाफ में, उनको ऐसे ही वो बेनिफिट ले रहे हैं मार्केट में, जो हमारा मार्केट में जो हमारा एक्सचेंज रेट का कम या ज्यादा होने का बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो अब 71 करके ले लिए इनसे। अब मान लो कि सचमुच का जो डॉलर का रेट है वो 71 से भी ज्यादा है, तो बाद में उस पैसे को वो काम में लगा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे तुम लोग कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एकोमोडेशन बिल शायद पढ़े होंगे, ठीक है, अगर किसी ने भी पढ़ा है एकोमोडेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहां पर ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली ड्रॉ किया जाता है जब कोई किसी से कुछ परचेज या सेल करता है, तो जो सेलर है वो बिल्स ड्रॉ करता है, जो परचेजर है वो बिल एक्सेप्ट करता है। लेकिन कभी अगर दो फ्रेंड को पैसे का नीड हो, तो वो बिना किसी कारण से, मतलब ना कोई सेल परचेज उनके अंदर हुआ है ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, वो एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करके उस बिल को बैंक में डिस्काउंट करवा के उस पैसे से जो है अपना नीड फुलफिल, मतलब फाइनेंस करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर सेम वैसा ही कंसेप्ट है। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि अगर किसी तरीके के ट्रांजैक्शन बिना ही, कोई ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन का पेमेंट का बात नहीं है, नॉर्मली ही इन्होंने क्या किया है, एकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ो, वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, इन्होंने क्या कर दिया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही चीज बोला है, पढ़ के देखो, अगर नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन है, गेन और लॉस, क्योंकि देखो जब भी हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या तो हमारा गेन हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द पीरियड, यहाँ पर देखो बोल रहा है उस पीरियड में हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखा देना। फिर बोला है द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली, ठीक है, यहाँ पर सेपरेटली होता है ये वाले केस में, लेकिन कैसे होता है वो हम बताएंगे। क्वेश्चन लोगे तो समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करवाते हैं जहां पर पता चलेगा कि यहाँ पर ये सेपरेटली वर्ड का मतलब क्या है और यहाँ पर सेपरेटली होता है, ठीक है।
कि प्रीमियम और डिस्काउंट यहाँ पर भी होता है, लेकिन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेकुलेशन पर्पस पे है तो उसे अलग से रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं होता है। एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू एंड द गेन और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज। ठीक है, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है, मतलब जिस दिन लॉस या प्रॉफिट जो भी रिकॉर्ड करना है वो बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्ड करने से ही होगा, लेकिन ये जो ट्रेडिंग पर्पस है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो वो देखो एक क्वेश्चन लेंगे ना तो हम तुम लोग को ये वाला डिफरेंस जो है समझा पाएंगे, ऐसे ओरली समझ में नहीं आएगा। अभी ओरली समझने वाला दो ही चीज है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, स्पेकुलेशन पर्पस क्या है, नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन का मतलब ऐसा नहीं कि हम एक्सचेंज रेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं या अपने लॉस को कम करना चाहते हैं। मैंने कुछ खरीदा है या बेचा है, कुछ लोन लिया है या लोन दिया है, उसके लिए मैंने ये जो है मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो होता है स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। ठीक है, और जो हम लोग ऐसे ही करते हैं, किसी भी तरीके के सेल परचेस नहीं किया है फिर भी मार्केट में ये एक्सचेंज रेट के बेनिफिट के लिए जो हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस। मतलब उस एक्सचेंज रेट का ही हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्सचेंज रेट का हम लोग ट्रेडिंग एक्चुअली नहीं करना चाह रहे थे, ये पेमेंट के टेंशन में हम लोगों ने ये वाला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, जो कि वैलिड होता है, दोनों ही चलता है। ठीक है, अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर बोला है राहुल लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $1 लाख। तो इन्होंने $1 में 1 लाख का जो है प्लांट परचेज किया है, मतलब फॉरेन से परचेज किया है 1 Feb 2001 को। पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बाद इनको पैसा पे करना है। कंपनी एंटर्ड इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि कंपनी को ये $1 लाख पे करना है, तो कंपनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चली गई है फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए 49.15 पर डॉलर। मतलब उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां पर ये किया है कि ₹49.15 इक्वल टू $1 में कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब इनको कितना चाहिए, $1 लाख। ठीक है, तो उसी हिसाब से रुपीस का यहाँ पर हो जाएगा। एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 फेब, 1 फेब मतलब जिस दिन इन्होंने ये प्लांट परचेज किया था उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा था 48.85। ठीक है, अब हमें बोला है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड। राहुल लिमिटेड के बुक्स में हम लोग किस तरीके से ये प्रॉफिट या लॉस को बुक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दो रेट हमें मिल गया, एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट जिसको हम लोग स्पॉट रेट भी जिसको हम लोग सॉरी स्पॉट रेट नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। ठीक है, गलती से स्पॉट रेट बोल दिया, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट है हम लोग का 49.15, और जिसपे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया था उसको बोलते हैं स्पॉट रेट, जो हम लोगों ने डे 1 में सीखा था। तो स्पॉट रेट 48.85 है, मतलब ट्रांजैक्शन रेट। तो हमें पेमेंट करना है, मान लो किसी को अगर $1 तो हमें देना था 48.85, लेकिन 3 मंथ्स में डॉलर का रेट बढ़ सकता है, तो किसी के साथ इन्होंने एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, भाई डॉलर का रेट 3 मंथ्स बाद कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे $1 49.15 के बेसिस पे ही मेरा मानना। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट हो गया। अब इनका लॉस तो है ऑब्वियसली, क्योंकि 48.85 से रेट अगर 49.15 लेते हैं तो भी लॉस है, लेकिन लॉस को ये मिनिमम कर सकते हैं। अगर इससे भी ज्यादा रेट बढ़ जाता तो इनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड रेट 49.15 लेस स्पॉट रेट। स्पॉट रेट यानी ट्रांजैक्शन रेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन रेट था 48.85। अब इनको तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, देखते हैं कितना हो। 49.15 माइनस 48.85, 0.30। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम। प्रीमियम क्यों, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। देखो हम लोगों ने जब परचेस किया था तब तो हम लोग का 48.85 बेसिस पे था, लेकिन हम लोगों ने जो फॉरवर्ड रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया उस पे हमें एक्स्ट्रा 0.30 पर डॉलर बेसिस पे देना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे टोटल एक्सपेंस या लॉस, जो भी बोलो, टोटल एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, कितना हो जाएगा। अब 0.30 जो है
$1 पे रुपीस का चेंज है, ठीक है। और हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कितने वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, $1 लाख के ऊपर, ठीक है। तो $1 लाख पे कितना लॉस, 0.30, तो ये हो जाएगा ₹30,000, ठीक है। ये है रुपीस इतना पर डॉलर, ठीक है। ये डॉलर बेसिस मतलब डिवाइडेड बाय डॉलर, तो डॉलर डॉलर कैंसिल आउट, 30,000 रुपीस का लॉस है, ठीक है। अब हम लोग का ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितने दिन का है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ये स्पेकुलेशन वाला है कि नॉट, मतलब नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने राउ लिमिटेड ने किया है, इन्होंने स्पेकुलेशन के लिए किया कि बिना स्पेकुलेशन के लिए किया। मैम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये विदाउट स्पेकुलेशन वाला है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नॉर्मल सा बात है कि अगर मैंने किसी पर्पस के लिए परचेस किया है तो फिर वो स्पेकुलेशन नहीं माना जाता है। और अगर सिर्फ ही फायदा लेने के लिए, मतलब एक्सचेंज रेट के वजह से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसके वजह से अगर किया है, उसको हम लोग स्पेकुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्लांट परचेस किया है, तो यहाँ कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये नॉट स्पेकुलेशन है, ठीक है। ये कोई स्पेकुलेशन के लिए, मतलब अगर इन्होंने प्लांट परचेज नहीं किया होता फिर भी ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते, प्लांट की कुछ भी चीज अगर परचेज सेल नहीं किया है और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेशन। टोटल एक्सपेंस हम लोग का इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर स्पेकुलेशन पर्पस के लिए नहीं है तो हमें प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी होगा, तो हम लोग को प्रीमियम यहाँ पर दिख रहा है, प्रीमियम यानी एक्सपेंस हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसे हमें ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ कितना है, देखो 3 मंथ्स बाद इनको इस पैसे का पेमेंट करना था, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 3 मंथ्स, तो कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ 3 मंथ्स हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 3 मंथ्स। हम यहाँ ड्रॉ करके दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैसे हो रहा है। जैसे कि देखो इन्होंने जो परचेज किया था ना फिक्स्ड एसेट, वो कब किया था, परचेज किया था 1 Feb 2001, 1 Feb 2001, और इनका जो 3 मंथ्स कब कंप्लीट होगा, 1 Feb के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है। 30th अप्रैल 2001 ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। थ्री मंथ्स, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। अच्छा लेकिन इनका ईयर एंड कब होगा बोल सकते हो, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, ये बता सकते हो क्वेश्चन को देख के कि इनका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर एंड तो 2 ही होता है, या तो दिसंबर या तो मार्च, तो कुछ नहीं बोलेगा तो क्या लेना चाहिए, 31 मार्च 2001 को इनका ये क्या है, ये है ईयर एंड, ठीक है। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एंड। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट है, ये ईयर एंड डेट है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 2 पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करते, क्यों हम बता रहे जरूरी है करना, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना मंथ होता है, फेब से मार्च, ये हो गया मेरा 2 मंथ्स, ठीक है। और ये बचा हुआ मेरा हो गया 1 मंथ। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो मैंने किया जब ईयर एंड हो रहा है तब, और एक मैंने किया कि कॉन्ट्रैक्ट जब एंड हो रहा है तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो लॉस है वो इस बेसिस पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लॉस को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2 months falling in 31st March 2001 and 1 month for next year, ठीक है। देखो सेकेंड मंथ जो हमारा कंप्लीट हो रहा है वो 31 मार्च यानी ईयर एंड को हो रहा है। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को काउंट कर रहे हैं तो सेकेंड मंथ हमारा जब कंप्लीट हो रहा है तो वो ईयर एंड मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड डेट पे जा रहा है, और फर्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जा रहा है। नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो हमें लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा,
30,000 इंटू 2/3, मतलब हम लोग का रेशियो 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये जो लॉस है इसको हमें रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा 2:1 रेशियो में, ठीक है। जैसा रेशियो होगा, जैसे यहाँ 2:1 हुआ, कुछ और होगा तो उस तरीके से ये यहाँ पर हो जाएगा, और एक हो जाएगा 30,000 इंटू 1/3, तो ये हो गया हम लोग का 20,000 और ये हो गया हम लोग का 10,000। तो यहाँ पर लॉस इतना जाएगा, यहाँ पर लॉस इतना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, ये सिर्फ हम लोग का अगर नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। नॉट फॉर स्पेकुलेशन पर्पस है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब हम पढ़ के फिर से बताते हैं। देखो नॉट फॉर स्पेकुलेशन में क्या दिया हुआ है, प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज मतलब राइट ऑफ किया, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जितना लाइफ है उसमें राइट ऑफ होगा, लेकिन राइट ऑफ का रूल्स क्या है वो यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे समझोगे, मतलब यहाँ पर उसका ऑपोजिट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है। ये देखो जो हम लोग का स्पेकुलेशन है वहां पर क्या लिखा है, प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली, मतलब यहाँ पर तुम लोग ये बात को ऐड कर सकते हो कि ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली। सेपरेटली का मतलब हो गया कि अगर ईयर एंड हो जा रहा है तो उसका जब ईयर एंड हो रहा है तब तक के पीरियड का अलग से और उसके बाद के पीरियड का अलग से, ठीक है। सेपरेटली का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर दिया है देखो, एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू एंड द गेन और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड। इसमें क्या होता है ना, ऐसे हमें सेपरेट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ 30,000 को जब हमारा लॉस मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेट होगा, मतलब ये अगर स्पेकुलेशन पर्पस पे होता तो हमें ये सेपरेट नहीं करना पड़ता, पूरा 30,000 रिकॉग्नाइज कर सकते थे, ठीक है। हमें उसको अलग से दिखाने का जरूरत नहीं होता। हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखो फोर्थ वाला हम लोगों ने किया, और अब देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोला है। मिस्टर ए बॉट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months। इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही परचेज कर लिया है, इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है, कुछ परचेज करने के वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकता है तभी तो किसी पर्पस पे हम लोग कुछ परचेज किए तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी परचेज किया जा सकता है। तो ये स्पेकुलेशन है कि स्पेकुलेशन नहीं है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है, कुछ परचेज करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो ये स्पेकुलेशन है कि नॉन स्पेकुलेशन? स्पेक्यूलेशन है। ऑब्वियसली स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि अगर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ही परचेज कर लिया है, हम लोगों ने थोड़ी ना किसी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेकुलेशन, ठीक है। कितने का इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, $1 लाख का 1 दिसंबर को, और तब $, का रेट चल रहा था 47.10। जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन डॉलर चल रहा था ₹47.10, $1। when exchange rate was $1 47.02। अच्छा ऑन 30, ये कौन सा बोला है, when exchange rate, अच्छा जब एक्सचेंज रेट इतना हुआ ऑन 31 दिसंबर when he closed his books exchange rate was $1 147.15। बहुत सारा रेट दिया है, और एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है मिस्टर ए ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही परचेज कर लिया 3 months के लिए, $, इतना 1 दिसंबर, यहाँ पर $, इतना रेट पे था, ठीक है। अच्छा व्हेन एक्सचेंज रेट वाज $1 147.02। अच्छा जिस दिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इतने पे किया है, लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना उस दिन रेट ये चल रहा था, मतलब मिस्टर ए चले गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने, तो जिस दिन परचेस करने गए उस दिन मार्केट में एक्चुअली जो रेट है वो ये चल रहा था, एक्चुअली रेट ये चल रहा था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है वो इस रेट पे किया है, ये चीज बता रहा है। पढ़ के देखो, ऑन 1 दिसंबर एट इतना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतने में किया, इसको हम लोग बोलेंगे स्पॉट रेट या फिर ट्रांजैक्शन रेट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट रेट, ये भी बोल सकते हो। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया
कितने पे कॉन्ट्रैक्ट किया, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन रेट क्या चल रहा था। जैसे आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मान लो आज रेट चल रहा है, आज है 20 जुलाई, तो आज मान लो यूएस डॉलर एक जो है वो 47.02 पे चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें जब साइन किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट का रेट इतना लगाया हुआ था। ठीक है, ये चीज है। On 31st December, when he closed his books, exchange rate was 47.15. अब 31st December जब वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करे, मतलब बेसिकली ईयर एंड हो रहा है, उस दिन यूएस डॉलर इतना चल रहा है। ठीक है, ये हमें बताया है। On 31st Jan, he decided to sell the contract at 47.18 per dollar. अब उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया। ठीक है, मतलब खरीदा ही क्यों था, बेच के प्रॉफिट कमाना, यही होता है। अगर हम लोग कोई भी चीज का बिजनेस करते हैं तो क्यों उसको खरीदते हैं, फिर उसको ज्यादा दाम में बेचने का कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो लॉस होगा। अब इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया। ठीक है, कितने में बेचा, 47.18 पर डॉलर पे बेच दिया। तो हाउ द प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड, कैसे हमें वो रिकॉग्नाइज्ड करना है। ठीक है, तो हम लोग का ये स्पेकुलेशन वाला है, और इसको कैसे रिकॉर्ड करना है हम बताएंगे यहाँ पर लिख के, और फिर जो नोट दिया है उसके साथ समझा देंगे। लेकिन तुम लोग मुझे ये बोलो कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज करके बेचने तक इनका प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है। अच्छा बोलो कितना हुआ है, सही हुआ है आंसर, प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, मतलब पर डॉलर कितना कर, 0.3। 0.3 नहीं, 0.3 तो नहीं, मैम 0.08। हाँ 0.08 होगा, क्योंकि हमें कौन सा, जैसे देखो हाँ, अगर मुझे सेल से प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो मुझे कॉस्ट पता होना चाहिए। तो मेरा कॉस्ट क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करने का कॉस्ट क्या है, ये वाला। और इसको बेचा कितने में, इतने में, ये सेल किया इतने में। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग का प्रॉफिट या लॉस बताएगा। ठीक है, बाकी सारे रेट तो ऐसे ही दिए हुए, उसका यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी काम नहीं। ठीक है, बाकी सारे रेट जो है ना वो ऐसे ही दिए हुए। यहाँ पर हम लिख के दिखा देते, ड्रॉ करके दिखा देते इसमें कैसे बना। यहाँ पर मिस्टर ए फॉरवर्ड, अच्छा यूएस डॉलर 1 दिसंबर ईयर तो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, कितने में किया है, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है $1 47.10 पे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो इतने पे हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लिखा हुआ है। लेकिन इस दिन जब इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो गए तो डॉलर का रेट चल रहा था 47.0 पे। इस डेट पे $1 चल रहा था 47.0। ठीक है, ये क्या है, ये उस डेट पे 1 दिसंबर का रेट। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बना इतने पे। इसके बाद आ गया 31 दिसंबर जो कि इनका ईयर एंड है, तो उस टाइम पे देखो 47.15 चल रहा था। और इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को बेचा 31 जैन मतलब नेक्स्ट ईयर इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेचा 47.18 पर डॉलर पे। ठीक है, ये हो गया सेल, इस कॉन्ट्रैक्ट को इतने में बेच दिया। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को इतने में बेच दिया। अब हम लोग को देखना है यहाँ पर सेल रेट क्या है और परचेज रेट क्या है, तो ही प्रॉफिट है कि लॉस पता चलेगा। सेल रेट है 47.18। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट को बेचेंगे तो हमारा तो $1 47.10 पे परचेज किया, अब जिसको भी ये बेच रहा है उसको तो हम 47.18 पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कॉन्ट्रैक्ट रेट या फिर स्पॉट रेट या फिर ट्रांजैक्शन रेट, जो चाहो लिख सकते।
ये हो जाएगा 47.1 जो दिया, माइनस करने से हो गया मेरा 0.08। ठीक है, तो इतने का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ये तो $1 पे हुआ, और मैंने ऐसा 1 US नहीं, कितना डॉलर लिया था, 1 लाख आई थिंक, हाँ 1 लाख $1 लिया, $1 इंटू 0.08, 0.08 पर डॉलर का एक्स्ट्रा हमें मिला। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा मिला। अच्छा, अब इसको देखते हैं चेक करके कितना होता है। 8,000। ठीक है, 8,000 का प्रॉफिट। अच्छा, अब क्योंकि ये हम लोग का स्पेकुलेशन है, देखो वैसे इसका अगर देखोगे तो ये यहां से यहां तक हम लोग जब जाते हैं तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ये कितने दिन का है, ये है दिसंबर जैन, 2 मंथ्स का है। ठीक है, ये 2 मंथ्स का है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 मंथ्स का है। ठीक है, यहाँ बोला नहीं है लेकिन हम लोग काउंट करके देख सकते हैं, 3 मंथ्स बोला है। अच्छा, 1 दिसंबर से लेके 31 जैन तक। अच्छा, दिसंबर पूरा और जैन, 3 मंथ्स कैसे हुए, 31 जैन को सेल किया। मैम 2 ही महीना है, 2 मंथ्स है मैम। हाँ, 3 मंथ्स क्यों बोला है पता नहीं, अगर 31 जैन होगा तो फिर तो 2 मंथ्स ही हो रहा है, 3 मंथ्स तो नहीं हुआ। ठीक है, तो थोड़ा शायद वहां गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मंथ्स का पीरियड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और यहाँ पर 1 मंथ आ रहा है, यहाँ पर 1 मंथ आ रहा है। ये हम लोग का ईयर एंड है, लेकिन ये क्योंकि स्पेकुलेशन वाला है इसमें हमें ऐसा जरूरत नहीं है। इसमें फिर हम लोग 8,000 को क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसे लिखना जरूरी होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट was for speculation purpose. The premium, ये हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, जब भी एक्स्ट्रा मिले या देना पड़े तो उस हिसाब से प्रीमियम ही बोलते हैं इसे। ठीक है, एक्स्ट्रा देना पड़ा या एक्स्ट्रा मिला, ये डिस्काउंट तो होगा नहीं, प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला हमें। ठीक है, द प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो प्रॉफिट है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड in the books. ठीक है, since the forward contract was for speculation purpose, the premium on contract will not be recorded in the books. मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ पर किसी तरीके का लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे देखो 1 मंथ का है तो टोटल लॉस को अगर ये स्पेकुलेशन नहीं होता तो हम लोग कैसे डिवाइड करते, 8,000 को ऐसे 1:1 में, मतलब इधर 4,000 इधर 4,000, मतलब यहाँ 4,000 रिकॉग्नाइज्ड करते और यहाँ 4,000 रिकॉग्नाइज्ड करते। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है अगर स्पेकुलेशन है। ठीक है, तो प्रीमियम जो है वो अभी हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कब रिकॉर्ड होगा, ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड, जब कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा, जिस डेट पे, व्हेन मतलब जिस डेट पे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट रेट and sale rate will be recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। मतलब सीधा सा बात है कि ये 8,000 पूरा पूरा यहाँ पर इस डेट पे आके रिकॉर्ड हो जाएगा डायरेक्टली। 8,000 यहाँ पर जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा तब रिकॉर्ड करना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पहले से इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है। जब इसका एग्जीक्यूशन होगा, जब इसका एग्जीक्यूशन होगा उसी डेट पे रिकॉर्ड करना है
चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है। हमें और कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना होता है सेपरेटली, इसीलिए यहाँ पर बोला है देखो सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर बोला है सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर क्या बोला है, एट ईच बैलेंस शीट डेट द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मार्क्ड टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू। बोला है हर बैलेंस शीट डेट पे कॉन्ट्रैक्ट का करंट मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन में ये देखो बैलेंस शीट डेट आ गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का करंट मार्केट वैल्यू दे रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने 47.10 पे किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मतलब कर लिया, अच्छा हुआ, देखो $47.15 तक चला गया, तो आगे जाके अगर बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट और भी होगा, इनको वही दिख रहा है। तो बोल रहा है कि हर बैलेंस शीट डेट पे हमें ऑन दैट डेट का जो है करंट मार्केट प्राइस डॉलर का या जो भी फॉरेन करेंसी है उसका दिखता है, एंड द गेन और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड, और हम लोग गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज करेंगे जब उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे। ठीक है, तो गेन और लॉस का रिकॉर्डिंग जब सेल करते तब होता है। इस केस में क्या होता है, ऐसा नहीं कि जिस दिन एग्जीक्यूट होगा उस दिन, क्योंकि पेमेंट तो इस दिन करना था, लेकिन इस दिन हम लोग जो है टोटल 30,000 को रिकॉर्ड करेंगे ऐसा नहीं है। हम लोग ईयर एंड के डेट पे एक रिकॉर्डिंग होगा जितने मंथ का है उस प्रोपोर्शन में, उसके बाद का नेक्स्ट वाले मंथ नेक्स्ट वाले पीरियड में उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब सेपरेटली होगा, यहाँ पर सेपरेटली नहीं होगा। वही चीज मैंने वहां पर तुम लोग को लिखवाया है। ठीक है, तो देखो हम लोगों का 2 क्वेश्चन था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और एक 6 नंबर बचा है, वो भी देखते हैं क्या है, थियोरेटिकल है, मैंने यहाँ पर आंसर लिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से दिखा देंगे, पढ़ के बता देते हैं क्या होगा। ये वाला यहाँ पर बोला है कि एसेट एंड लाइबिलिटीज and income and expenditure item in respect of foreign branch integral foreign operation, तो ये हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, हम दिखाते हैं लास्ट दिन हम लोगों ने इस पे क्या क्या नोट्स लिया था। ये देखो फॉरेन ऑपरेशन, जब हम लोग का जो ब्रांच है वो फॉरेन में है और बिजनेस का मेन हेड ऑफिस इंडिया में है, तब हम लोग ब्रांच को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईफो और नीफो। ठीक है, ईफो का मतलब जो हेड ऑफिस के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है फॉर डिसीजन पर्पस, लेकिन ये जो है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन जो है वो हम लोग का मतलब ऐसे ब्रांचेस है जो खुद ब खुद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, इनको हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। और उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर एक्सचेंज रेट्स को कैसे अप्लाई करना है, कौन सा कैसे अप्लाई, उसका एक रूल्स है जो कि ये 11 बताता है, वो हम लोगों ने फॉलो किया था। अब आते हैं क्वेश्चन में, बोल रहा है एसेट लाइबिलिटीज इनकम एक्सपेंडिचर आइटम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांच इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, यानी डिपेंडेंट वाला। ठीक है, तो डिपेंडेंट वाला मतलब ये वाला रेट हमें देखना है। बोल रहा है आर ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन रुपीज, तो फॉरेन ब्रांच था तो फिर उनको ट्रांसलेट करना पड़ा अपने फाइनल अकाउंट्स को इंडियन रुपीज में एट द प्रीवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर एंड में जो भी रेट इन्हें मिला, मतलब जो रेट अप्लाई करना था उसके बेसिस पे इन्होंने उसको इंडियन करेंसी यानी रुपीज में ट्रांसफर किया। फिर बोल रहा है the resultant exchange difference in case of profit is carried to other liabilities account and the loss if any is charged to the statement of profit and loss comment। और उन्होंने क्या किया है, बोल रहा है वो ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं कि जो भी इन्होंने एक्सचेंज रेट लगा के जब बैलेंस शीट मिला है इन्हें, ट्रायल बैलेंस मिला है, जो भी मिला इसको जब इन्होंने ट्रांसलेट किया तो बोल रहा है एक्सचेंज डिफरेंस अगर हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है तो इन्होंने उसको लाइबिलिटी अकाउंट बोल के दिखा दिया। ठीक है, और अगर लॉस आ रहा है तो उसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लॉस बोल के दिखा दिया, कमेंट करने बोला है। तो ये क्या इन्होंने सही किया है कि नहीं, उसका आंसर तुम लोग कैसे दोगे। सबसे पहला बात है अगर ईफो है तो एक्सचेंज डिफरेंस कैसा भी आए वो पूरा का पूरा हमारा पीएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने पूरा गलत किया है ट्रीटमेंट, इन्होंने AS 11 को फॉलो किया ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज, लेकिन एक लाइन पे तो आंसर होगा नहीं, हमें केस स्टडीज क्वेश्चन है जैसे तुम लोग लॉ पढ़ते हो वैसे ही, तो यहाँ पर तुम लोग को पूरे डिटेल्स में बताना है कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया है क्यों गलत है और सही ट्रीटमेंट क्या है, वो दोनों चीज बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा है, पढ़ के बता देते हैं। देखो बोल रहा है
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब ईफओ सिस्टम में जो अपने आप को ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच, ठीक है, इसका मतलब भी मैंने बता दिया, जो ब्रांच अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट है जबकि वो फॉरेन में है, शुड बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर्स डिस्क्राइब इन AS11। तो उनको अपना कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर रुपीस में ट्रांसलेट करना है तो AS11 के रूल्स को फॉलो करके ही ट्रांसफर करना है। इस तरीके का तुम लोग को लिखना है, लैंग्वेज कैसा भी हो, लेकिन चीज को जब लिखोगे उसको 3 पार्ट में आंसर देना चाहिए। पहला तो प्रोविजंस हमें क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि AS11 हमें क्या बोलता है, फिर हमें ये बोलना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उन्होंने AS11 फॉलो किया है कि नहीं, और अगर किया है तो फिर इसका कमेंट हम लोग क्या दे रहे हैं, मतलब सही किया है कि गलत किया है। फिर बोल रहा है द इंडिविजुअल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए फॉरेन ऑपरेशन आर ट्रांसलेटेड एज इफ ऑल द ट्रांजैक्शन हैड बीन एंटर्ड इनटू बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इटसेल्फ। बोल रहा है हर एक आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है फॉरेन ऑपरेशंस का, मतलब फॉरेन में जो ब्रांच है उसका, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा एज इफ ऑल इट्स ट्रांजैक्शन हैड बीन एंटर्ड इनटू, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन को एंटर करना चाहते हैं, मतलब रुपीस में ट्रांसफर करना चाहते हैं, सभी को हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मतलब होता है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन होता है, वो फॉरेन ब्रांच होता है, ठीक है। तो उनको जो है वो सारी चीजों को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, ये बताया है AS11 हमें ये बताता है, तुम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या बोला है, individual item in the financial statement of the foreign operation are translated at actual rate on the date of transaction। बोल रहा है क्या क्या रेट पे जो है हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, बोल रहा है कि हम लोग एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे हम लोग इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल रेट पे होता है, और भी काफी सारे रेट है, फिक्स्ड एसेट एक्चुअल रेट पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल रेट पे होता है, अगर एक्चुअल रेट नहीं है तो क्लोजिंग रेट पे होता है, गुड सेंड टू हेड ऑफिस एक्चुअल रेट पे होता है। तो काफी सारे ऐसे आइटम हैं जो एक्चुअल रेट पे होते हैं। अब देखो इन्होंने क्या लैंग्वेज यहाँ पर दिया है, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ए रेट दैट अप्रोक्सीमेट्स द एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन यूज्ड। For example, an average rate for a week or monthly may be used for all transaction in each foreign currency during the period। मतलब बता रहे हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो हम लोग इंडिविजुअल आइटम को उसके जैसे देखो हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीदा, अब मुझे उसको इंडियन करेंसी में चेंज करना है, हम कहाँ पर है, फॉरेन में है, ठीक है, तो मैंने तो परचेज फॉरेन करेंसी में ही किया होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, जिस दिन मैंने वो एसेट को परचेज किया उस दिन उस एसेट एक्सचेंज रेट जो चल रहा था मुझे उस पे ही उसको दिखा देना चाहिए। अब ये चीज बोल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ए रेट दैट अप्रोक्सीमेट्स द एक्चुअल रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन यूज्ड, ठीक है। तो ये हम लोग कभी कभार यूज कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जैसे कि हर रोज सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो या फिर मान लो साल में 12 बार सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, पूरे एक साल में 12 बार, क्योंकि मंथली अगर सैलरी दे रहा है तो 12 टाइम्स सैलरी दे, तो इस 12 टाइम्स में एक्सचेंज रेट 12 टाइम्स चेंज हुआ होगा, तो इतने सारे रेट को तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेट लगाते हैं, उसके बेसिस पे ही ये रूल्स लाया गया है। ये देखो एवरेज रेट इनकम एक्सपेंसेस का, ये देखो इफ नॉट देन एवरेज रेट, और मैंने तुम लोग को बताया भी था ये करवाते वक्त कि एक्चुअल रेट कभी क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, क्योंकि पर डे का इनकम एक्सपेंसेस इतना टाइम हो सकता है, अगर हर रोज हम लोग एक्सचेंज रेट को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे 365 डेज का, इतना सारा एक्सचेंज रेट हो जाएगा कि पूरा क्वेश्चन एक्सचेंज रेट से ही भर जाएगा। इसीलिए हमें जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके हमें एवरेज रेट लेना पड़ता है, बाकी रूल्स तो AS11 ने बताया वही फॉलो करना है। तो यहाँ पर वही बता रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल एन एवरेज रेट फॉर ए वीक और मंथ मे बी यूज्ड फॉर ऑल ट्रांजैक्शन इन ईच फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग पीरियड। द फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम फॉर एग्जांपल कैश रिसीवेबल पेबल्स, देखो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी हम लोगों ने डे 1 में देखा था। मॉनिटरी आइटम मतलब जो जिसका पेबल या रिसीवेबल अमाउंट फिक्स्ड होता है, और जिसका पेबल या रिसीवेबल अमाउंट फिक्स नहीं होता है वो नॉन मॉनिटरी आइटम होता है। तो बोल रहा है मॉनिटरी आइटम शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट एट ईच बैलेंस शीट डेट। बोल रहा है जो मॉनिटरी आइटम है वो नॉर्मली क्लोजिंग रेट को लिया जाता है, तो ये देखो मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग रेट टेबल में लिखा हुआ है ना, तो इसी चीज को तुम लोग को लैंग्वेज में ऐड करके लिख देना है। अच्छा, फिर बोल रहा है एट ईच बैलेंस शीट डेट नॉन मॉनिटरी आइटम अगर कुछ है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट हो गया, ओपनिंग स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज, इन ओपनिंग क्लोजिंग जो भी हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर जो नॉन मॉनिटरी है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, विच आर कैरिड इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट
denominated in a foreign currency should be reported using the exchange date at the date of transaction। ये सब ट्रांजैक्शंस रेट पे रिकॉर्ड होता है। जैसे देखो फिक्स्ड एसेट जिस दिन परचेज हुआ था उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का भी देखो एक्चुअल रेट पे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्लोजिंग रेट लेना है। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, जो नॉन मॉनिटरी आइटम है जिसको कैरी किया है हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉस्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जैसे एसेट जिस कॉस्ट में वो परचेज हुआ था उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो हम लोग कैरी कर रहे हैं डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी, जब हम लोग उसे चेंज करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में, जो फॉरेन करेंसी में रिकॉर्डेड है शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग, कैसे करना है, एक्सचेंज डेट, जिस दिन ये एक्सचेंज डेट मतलब जिस दिन हम लोगों ने ये परचेज किया था एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन डेट का रेट लेना है, ठीक है। यही बात बोला है, अब तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। Thus the cost and depreciation of the tangible fixed asset is translated using the exchange rate at the date of purchase of the asset if asset is carried at cost। बोल रहा है कि कॉस्ट और डेप्रिशिएशन, कोई भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है तो उसका कॉस्ट होगा जिसपे हम लोगों ने परचेज किया, और उस पे डेप्रिशिएशन भी लग रहा होगा। तो अगर फॉरेन में परचेज हुआ है तो उसका कॉस्ट भी फॉरेन करेंसी में दिख रहा है, डेप्रिशिएशन का अमाउंट भी फॉरेन करेंसी में दिख रहा है। उसको अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो हमें कौन सा एक्सचेंज रेट लेना पड़ेगा, एट द डेट ऑफ परचेज, परचेज डेट पे ऑफ द एसेट, जो एसेट परचेज किया था, इफ एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट, हमें क्या करना है, इसका भी हमें ट्रांजैक्शन डेट का रेट लेना है। सीधा बात है वही, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज में बोला है इफ द फिक्स्ड एसेट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू, लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट को फेयर वैल्यू में कैरी करें, अब फेयर वैल्यू का क्या होता है पता है, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई एसेट परचेज किया था 10 लाख का, ठीक है। मान लो इसको परचेज किया था 15 ईयर्स पहले, ठीक है। लेकिन करेंटली इसका वैल्यू जो है ना वो अभी हो चुका है 25 लाख, ठीक है। करेंटली हो चुका है 25 लाख, लेकिन हम लोग अपने बैलेंस शीट में इसको डे वन में मतलब जब परचेज किया था 10 लाख दिखाया, फिर मान लो 2 लाख का डेप्रिसिएशन 8 लाख, फिर उसके बाद 8 लाख पे दिखाया, ऐसे करके दिखा रहे, तो इसका वैल्यू कम दिख रहा है जबकि इसका फेयर वैल्यू 25 लाख है। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, जितने में परचेज किया था आज उसका फेयर वैल्यू कम हो चुका है। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, जो तुम लोग रिवैल्यूएशन करते हो ना पार्टनरशिप में, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मतलब एसेट को रिवैल्यूट कर दिया, कभी अपवर्ड रिवैल्यूएशन कभी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, वो एक्चुअली फेयर वैल्यू के लिए करना पड़ता है। अगर हमारा बैलेंस शीट फेयर वैल्यू से काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहा है, काफी ज्यादा होने से होता है, तो हमें क्या करना है, अपने एसेट को फेयर वैल्यू में दिखाने का जो है हमारे पास परमिशन मिलता है, ठीक है। तब हम लोग एसेट को रिवैल्यूट करते हैं, जरूरत पड़े तो अपवर्ड में और या फिर डाउनवर्ड में, ठीक है। तो ये देखो वही बोला है, दस द कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड, ये तो पढ़ लिया था। इफ द फिक्स्ड एसेट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू, अगर हम लोग इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। जिस दिन हम लोगों ने अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया था उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है उस रेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। The cost of inventories is translated at exchange rate that existed when the cost of inventory was incurred, and realizable value is translated applying exchange rate when realizable value is determined, which is generally closing rate। अगर इतना नहीं भी बोलना चाहते हो सिंपल बोल सकते हो कि क्योंकि हम लोग का इन्वेंट्री जो है, ये देखो इन्वेंट्री जो है ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक, उसको इफो बेसिस में ओपनिंग रेट में ओपनिंग स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट में दिखाते, अगर क्लोजिंग रेट अवेलेबल नहीं है तो एक्चुअल रेट में दिखाते। इतना बोलोगे तो भी होगा, इन्होंने भी अपने हिसाब से वही लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रांसलेटेड एट एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इनकर्ड, मतलब जब हम लोगों ने परचेज किया था तब के रेट पे जो तब डेट पे जो रेट था, एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज ट्रांसलेटेड अप्लाइंग एक्सचेंज रेट व्हेन रियलाइजेबल वैल्यू इज डिटरमाइंड व्हिच इज जनरली क्लोजिंग रेट। नॉर्मली क्लोजिंग रेट पे इन्वेंट्री का ट्रीटमेंट होता है। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन, अब ये सब एक्सचेंज जो है जितना एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं तो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इस क्वेश्चन में एक्सचेंज डिफरेंस आया था। तो एक्सचेंज डिफरेंस अगर आता है ट्रांसलेशन के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑफ द इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, मतलब इफो सिस्टम में, शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें पीएल में चार्ज कर देना चाहिए। जो मैंने देखो तुम लोग को पहले ही नोट्स लिखवा दिया है कि इस केस में ये पीएल में जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है,
कि exchange difference arising on the translation of financial statement of foreign operation may have tax effect which should be dealt as per AS 22 accounting for taxes on income. ठीक है, तो अब ये जो लॉस हुआ, अगर कोई पूछे कि इस लॉस का इम्पैक्ट क्या होता है, बोल रहा है ये जो पीएल में लॉस हम लोग ट्रांसफर करें, अगर हम लोगों का एक्सचेंज डिफरेंस में लॉस आया या प्रॉफिट आया जो भी आया, तो वो क्योंकि पीएल में जाएगा तो उससे हमें टैक्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएल का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा, घटेगा तो टैक्स घटेगा, जिसको एएस 22 डील करता है, जिस एएस का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. ठीक है, तो exchange difference arising on translation of financial statement of foreign operation may have tax effect, इसका tax effect आ सकता है, और जो डील करता है AS 22 ये बताया है. ठीक है, तो अभी तक देखो बताया क्या है, हम लोग का लिखने का तरीका क्या है. AS 11 हमें क्या बताता है, किस तरीके से इफो में ट्रांसलेशंस होने चाहिए, उसके बाद कुछ आइटम्स वाइज ट्रांसलेशंस हमें बता दिए गए कि किस तरीके का ट्रांसलेशन होता है. फिर यहाँ पर बताया कि एक्सचेंज डिफरेंस आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है. अब लास्ट में क्या बताया है, 10 the treatment by management of translating all asset and liabilities, income and expenditure item in respect of foreign branch at the prevailing rate at the year end, and also treatment of resultant exchange difference is not in consonance with AS 11. तो इन्होंने AS 11 के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं किया. पहला बात है, इन्होंने ना तो एक्सचेंज रेट जो है वो सही लगाया है, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सिर्फ प्रीवेलिंग रेट पे लगाने से नहीं होता है. और दूसरा है जो इन्होंने एक्सचेंज डिफरेंस को ऐसे ट्रीट किया है कि लॉस हुआ तो पीएल में दे देंगे, प्रॉफिट हुआ तो पीएल में दे देंगे, लॉस हुआ तो क्या लाइबिलिटी अकाउंट में दे देंगे. इस तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है. तो कमेंट हमारा क्या हो गया कि AS 11 को इन्होंने फॉलो किया ही नहीं है, AS 11 नॉट फॉलो. तो इन्होंने जो भी ट्रीटमेंट किया है दोनों का दोनों ही गलत किया है. ठीक है, सिर्फ प्रीवेलिंग रेट पे लगाने से तो नहीं होगा, सबका अपना अपना पैटर्न, अपना अपना सिस्टम है जो AS 11 हमें बता चुका है. तो यही जो बड़ा वाला पैरा में लिखा हुआ ना, इसी चीज को जो है उन्होंने लैंग्वेज में लिख दिया है कि मॉनेटरी आइटम है तो क्या होता है, अगर हम लोग का गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस है, एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक है तो क्या होगा, इनकम एक्सपेंसेस की तरह अगर बहुत ज्यादा मतलब आइटम्स है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन वाला आइटम है तो क्या होता है. ठीक है, तो ये हमें आंसर बताना था कि इन्होंने ट्रीटमेंट सही किया है कि. ठीक है, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन था नहीं, तुम लोग को सिर्फ इसको डिस्क्राइब करके बताना है. इलास्ट्रेशन 7 हम लोग कर चुके हैं, 8 भी हो गया है हम लोग का लास्ट क्लास में. अब यहाँ पर ये सभी हो गया है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं. As per AS 11, asset and liabilities of non-integral foreign operation, मतलब NIFO, should be converted at dash rate, opening, average, closing, transaction rate. ठीक है, तो तुम लोग जो टेबल बना हुआ है उसको देख के मुझे बताओ क्या आंसर सही होगा. इको का टेबल तो बना हुआ होगा ना, वहां पर देख के मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है. किस चीज का रेट पूछा है, एसेट और लाइबिलिटीज. नीफो में, तो नीफो में जाओ, यहाँ पर ये रहा नीफो, यहाँ पर एसेट ढूंढो, ये तो इनकम एक्सपेंसेस है. ठीक है, तो एसेट और हमें क्या लेना है, एसेट और लाइबिलिटीज बोला था, देखो एसेट और लाइबिलिटीज. हाँ, तो ये देखो फिक्स्ड एसेट, मॉनिटरी आइटम, इसमें एसेट लाइबिलिटी सभी चीज इंक्लूडेड है. ठीक है, इसमें एसेट लाइबिलिटी सभी चीज इंक्लूडेड है, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट होता है. ठीक है, तो इसमें कौन सा रेट जा रहा है, देखो क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट. ठीक है, तो एसेट और लाइबिलिटीज का रिकॉर्डिंग रेट हम लोग का फिर कौन सा होना चाहिए, इसका आंसर फिर कौन सा सही है, सभी तो क्लोजिंग रेट देखा हम लोग ने, तो आंसर क्या होगा क्लोजिंग. ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ निफो में क्या होना चाहिए, कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट, सारे एसेट लाइबिलिटीज क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड होने चाहिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट. अगर फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में कोई डेबिट या क्रेडिट
बैलेंस आता है तो वो हमें कहाँ शो करना चाहिए? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के बैलेंस शीट में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस बोल के जाएगा, नॉन करेंट अदर नॉन करेंट आइटम बोल के जाएगा, या फिर करंट एसेट बोल के जाएगा? ठीक है, ये क्या लगता है तुम लोग को? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस का मतलब क्या था? ये देखो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है, ये देखो यहाँ पर निफो में जब हम लोग का कोई डिफरेंस आता है तो जो निकल के आता है उसके हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। वही चीज यहाँ पर बोला है, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में हम लोग उसे ट्रांसफर करते हैं इस नाम पे, और ये भी चीज लिखवाया हुआ है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता ये वाले पीडीएफ में मुझे मिलेगा। ये रहा फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है, इसमें हम लोग ट्रांसफर करते हैं जो भी हम लोग का एक्सचेंज लॉस या प्रॉफिट होता है। कब करते हैं? ये देखो 46 पैरा 46A जब हम लोग एवेल करते हैं तब करते हैं। तो ये हमारा कहां पर जाना चाहिए? क्या ये कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोल के जाएगा रिजर्व सरप्लस में? ये कैसा आइटम है? ये तो हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस से जो निकल के आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? रिजर्व सरप्लस। है, रिजर्व सरप्लस में जाएगा। एक्सचेंज डिफरेंस से निकल के आ रहा है तो ये रिजर्व सरप्लस होगा। ये कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर थोड़ी ना है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मतलब तो खर्चा, ये खर्चा थोड़ी ना है। ना तो ये कोई नॉन करेंट एसेट या लाइबिलिटीज है, ना तो ये कोई करेंट एसेट है, तो ये सब होगा नहीं, तो फिर रिजर्व सरप्लस नहीं जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड नंबर देखो, इफ एसेट ऑफ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इज कैरिड एट कॉस्ट। अगर हम लोगों ने एक एसेट इफो ब्रांच ने कोई एसेट जो है वो कैरी किया है कॉस्ट में, कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज ट्रांसलेटेड एज, मतलब सीधा बात है, इफो सिस्टम में अगर कोई एसेट को हम लोगों ने खरीदा है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, फिर उसको हम लोग ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उस ट्रायल बैलेंस को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी पार्ट को, तो हमें कौन सा रेट लेना चाहिए? ठीक है, तो देखो फिक्स्ड एसेट के लिए इफो सिस्टम में कौन सा रेट है, अपने टेबल पे देखोगे तो पता चल जाएगा। इफो फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल रेट लेना चाहिए। इसका डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, डेप्रिसिएशन भी तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो। एसेट फिक्स्ड एसेट का जो मतलब रूल्स है, डेप्रिसिएशन का भी सेम रूल्स है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सेम रूल्स है। ठीक है, तो अब बताओ फिर कौन से रेट पे जाएगा? मैम सी। सी हो जाएगा। एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट, क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट का रेट लेना है, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जिस दिन परचेज हुआ। फोर्थ नंबर, ये लास्ट है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज ईफो ऑपरेशन। कौन सा ईफो है? बोल रहा है ब्रांच ऑफिस सर्विंग एज एन एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑफिस इन टर्म ऑफ ऑपरेशन, independent subsidiary of the parent company, branch office independent of the head office in term of operational decisions, none of the above। कब हम लोग किसी फॉरेन ब्रांच को इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं? बोलो कौन से केस में बोल सकते हैं? क्या लगता है? तो यहाँ देखो डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आता है तो ये पढ़ना पड़ेगा ना। ईफो नीफो क्या है? हमें तो नीफो पूछा है, तो नीफो को पढ़ो, ठीक से पता चल जाएगा। हमें पूछा है सॉरी ईफो पूछा है, ईफो, ठीक है। तो ईफो का मतलब क्या है? ईफो का मतलब वो ब्रांच है जो फॉरेन में तो है लेकिन जो है खुद का डिसीजन लेने के लिए वो अभी भी हेड ऑफिस पे डिपेंड करता है, यही तो ईफो था। कहाँ चला गया? हाँ, ये देखो हमें क्या पूछ रहा है, कौन सा ईफो है, ठीक है। तो बताओ ईफो कौन है? बोलो, मैंने तो बोल दिया कितने बार, ईफो नीफो तो बोले ही जा रहे हैं, तो बोलो कौन सा हो? ए होगा। ए होगा फिर, ठीक है। देखो पहला बात है ये कोई सब्सिडियरी तो है नहीं, सब्सिडियरी का तो अलग ही डेफिनेशन होता है, सब्सिडियरी का तो कोई बात ही नहीं। और ये जो सी दिया हुआ ये किस पे एप्लीकेबल होगा बोलो तो? सी जो है ये किस पे एप्लीकेबल होगा? नीफो पे, ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट ऑफ हेड ऑफिस इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल डिसीजन। वही तो ईफो नीफो का डिफरेंस है। जो अपना डिसीजन खुद ले सकता है वो नीफो है, जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है ब्रांच से एक मतलब एक्सटेंडेड है हेड ऑफिस का इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब एक्टिविटी के लिए सिर्फ अलग है लेकिन डिसीजन खुद का नहीं ले सकता है, वही हम लोग का जो है ईफो होता है। तो फोर्थ का ए होगा, और उसी पे तो हम लोगों का ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था, तो ये तो बताना चाहिए।
और यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट कट हो गया है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लिख के दिखा देते, ठीक है। एक एमसीक्यू यहाँ पर हट गया है, हम तुम लोग को बता देते फटाफट, ठीक है। देखो एक एमसीक्यू हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। इसमें बोला है, बीच तुम लोग का लिखने का जरूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ देख लो, तुम हम फटाफट लिख देते, तुम लोग आंसर दे देना, तुम लोग को मिल जाएगा। Which of the following items should be converted to closing rate of for the purpose of financial report? ठीक है। Items of PPE, इन्वेंट्री, सी में है ट्रेड पेबल, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल फिर से रिपीट कर देंगे क्या लिखा है, फॉरेन करेंसी बोरिंग, फॉरेन करेंसी बोरिंग, और डी ऑल ऑफ द अबव। ये तुम लोग को बताना है, हम एक बार बता देते हैं मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हैंड राइटिंग काफी खराब है, तो देखो हम बता देते क्या लिखा है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ये चारों में से, ठीक है, कौन सा आइटम ऐसा है जिसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो क्लोजिंग रेट पे करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब हमें जब हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ता है एज ए फॉरेन ब्रांच, चाहे हम लोग ईफो हो चाहे हम लोग नीफो हो, इसमें से कौन सा आइटम ऐसा है जिसको ट्रांसलेट करते वक्त क्लोजिंग रेट का यूज किया जाता है। आइटम मैंने लिखा है पीपीई यानी फिक्स रेट, इन्वेंट्री, यहाँ पर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, फॉरेन करेंसी बोरिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये तुम लोग का आंसर मुझे देना है, बोलो कौन सा आंसर होगा। इफो नीफो कुछ नहीं बोला है, मतलब दोनों पे ही सेम चीज ही एप्लीकेबल होगा इसका मतलब, और अगर नहीं होता है तो नन ऑफ दिस का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दिस का। बोलो कौन सा आंसर होगा, क्लोजिंग रेट पे कौन सा ट्रांसलेट होगा। अपना टेबल देख के तो बताना है, टेबल ओपन करो जो लिखा हुआ है कॉपी में, अगर लिखे हुए तो टेबल देख के नहीं बता सकोगे कौन सा क्लोजिंग रेट पे जा रहा है। क्लोजिंग रेट यहाँ ढूंढने से ही दिखेगा, ये रहा क्लोजिंग रेट, और तो कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, क्योंकि मुझे ईफो नीफो तो स्पेसिफाई नहीं किया है ना, मतलब फॉरेन ऑपरेशन हुआ है और हम लोगों को ट्रांसलेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कौन सा आइटम क्लोजिंग रेट पे जाएगा, तो ये तो दिख रहा है मॉनिटरी आइटम, तो फिर उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये। हाँ बोलो। और बोलो Payable, trade receivables, and foreign currency borrowings. मॉनिटरी आइटम, तो बस टेबल देख के तो बताना था, इसमें कुछ मुश्किल था भी। ठीक है, तो ये हम लोग का देखो AS11 में जो भी क्वेश्चंस था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम बता रहे हैं, इसको हम क्लोज कर रहे हैं AS11 का। अब मैंने तुम लोग को एक चीज बोला था अगर याद है तो, कि जब हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वहां पर हमें फॉरेन ब्रांच का भी कंसेप्ट दिया जाता है, ठीक है। तो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन कैसे होता है, इस तरीके का होता है, फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि हमें ट्रायल बैलेंस को ट्रांसलेट करना होता है, और क्योंकि ब्रांच के क्वेश्चन में क्या होता है, फिर उस ट्रांसलेट हुए ट्रायल बैलेंस से हमें फिर से फाइनल अकाउंट्स भी बनाने होते हैं। क्योंकि मेरा एज खत्म हो गया है और टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच का जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज है हम लोग का, ठीक है, सेम कंसेप्ट के साथ अटैच होता है, अलग कुछ है नहीं, तो हम लोग आराम से ये कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये वैसे ही हम लोग ब्रांच के क्लास में करने वाले थे, लेकिन टाइम बच गया और सेम ही टॉपिक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जितना हो सकता है कर सकते हैं, फॉरेन ब्रांच का करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि ब्रांच का कोई, जो हम लोग मंडे वाले क्लास में जो भी ब्रांच का क्लासेस कर रहे हो अभी जिनको मैंने बोला है, तो वो नहीं करना, हम लोग फॉरेन ब्रांच वाला ही करेंगे जो AS11 को टच करके है, ठीक है, AS11 वाला ही है, अलग कुछ नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन
15 वाला भी हमारा फॉरेन ब्रांच का ही है। देखते हैं इसमें एक्सचेंज रेट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। चलो ये वाला करते हैं, ये पहले आसान है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ये करने के बाद टाइम बचेगा तो दूसरा कोई क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ पर बोला है एज एंड एम लिमिटेड बॉम्बे हैव ए ब्रांच इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इनका ब्रांच है, तो सिडनी ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। देखो ये ब्रांच के टॉपिक, मतलब ब्रांच जो टॉपिक है उसी का क्वेश्चन है, लेकिन देखो तुम लोग को सेम चीज मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम बिना एएस के नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो सिडनी ब्रांच है वो इफो सिस्टम में चलता है। इफो मतलब वो फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है। वैसे देखो हर एक फॉरेन ब्रांच इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट यहाँ पर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है कि ब्रांच कितना अपने डिसीजन को लेने में केपेबल है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता है, हेड ऑफिस को पूछता है। और एस एंड एम लिमिटेड जो बॉम्बे में है, मतलब इंडिया में इनका हेड ऑफिस है। एट द एंड ऑफ 31st March 2002 द फॉलोइंग लेजर बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बॉम्बे ऑफिस एंड सिडनी ऑफिस। बॉम्बे और सिडनी ऑफिस से ये डिटेल्स मिला है। शेयर कैपिटल तुम लोग देख सकते हो, सिडनी में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब सिडनी में जो फॉरेन ब्रांच है, क्योंकि शेयर कैपिटल इशू तो नॉर्मली हेड ऑफिस ही करेगा, तो उसी के पास दिखता है। रिजर्व सरप्लस भी उसी के पास दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। लैंड, इनके पास लैंड भी नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बिल्डिंग, इनके पास बिल्डिंग में नहीं है। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व, अब बिल्डिंग जिसके पास है रिजर्व भी उसी के पास होगा, इनके पास नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी दोनों के पास है, हेड ऑफिस के पास भी है, ब्रांच के पास भी है। प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, अब दोनों के पास प्लांट मशीनरी है तो डेप्रिसिएशन भी दोनों का होगा। डेटर क्रेडिटर दोनों का है, वो तो नॉर्मल बात है, डेटर क्रेडिटर तो होना चाहिए, नहीं तो फिर ब्रांच रख के क्या फायदा। अगर ब्रांच में डेटर नहीं बनता है, क्रेडिटर का भी जरूरत नहीं पड़ता है, फिर ब्रांच फिर लॉस मेकिंग होगा, फिर बंद कर दो। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है, दोनों का है, दिख रहा होगा, देखो दोनों का है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक हेड ऑफिस का हिस्सा है और इधर से इधर का जो है ब्रांच का हिस्सा है, ठीक है। तो स्टॉक हेड ऑफिस का भी है, ब्रांच का भी है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व ऑब्वियसली सिर्फ हेड ऑफिस ही रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि स्टॉक रिजर्व ये होता है कि जैसे कभी तुम लोग डिपार्टमेंट वगैरह पढ़े हो तो वहां पर देखोगे कि ब्रांच हेड ऑफिस जो है, या फिर कंसाइनमेंट कभी पढ़े हो तो ब्रांच जो है, ब्रांच को हेड ऑफिस कभी कभी स्टॉक में प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो देखो जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल दे देते हैं। हेड ऑफिस ने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, अब वो अपने ब्रांच को उसे 110 में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, 10 रुपए का प्रॉफिट लगा के। लेकिन ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, क्यों? क्योंकि अगर ये हम लोग सेल करते किसी कस्टमर को, बाहर वाले को, तो हमें 10 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये अनरियलाइज्ड है। और इसको ब्रांच को इन्होंने ऐसे क्यों भेजा है? ताकि ब्रांच को ये पता ना चले कि एक्चुअली इसका कॉस्ट कितना है। इससे ब्रांच जो है कोशिश करेगा इसको 110 पे ज्यादा पे बेचने का, ठीक है। और अगर ब्रांच को एग्जैक्ट वाला कॉस्ट पता चलता है, फिर वो बोलेगा 100 रुपए का चीज है, ठीक है, हम 105 पे बेचेंगे, तो वो कोशिश इतने हद तक करेगा। और अगर उसको ये चीज हम लोग रिवील ना करें कि एक्चुअली कॉस्ट कितना है, तो ब्रांच उसको इससे ज्यादा में बेचने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस वजह से इस तरीके का कंसेप्ट लाया गया है कि हेड ऑफिस चाहे तो अपने ब्रांच को प्रॉफिट लगा के स्टॉक भेज सकता है, लेकिन ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। तो बाई चांस अगर ब्रांच से ये स्टॉक नहीं बिका 110 वाला, और अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ब्रांच के पास कितने रुपए का स्टॉक है, तो ब्रांच तो बोलेगा 110 का है, लेकिन हेड ऑफिस को पता है वो 100 रुपए का स्टॉक है, तो वो 10 रुपए को स्टॉक रिजर्व बोल के दिखाएगा। ये वाला वही चीज है, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों का है, परचेज सेल दोनों का है, ठीक है। गुड सेंड टू ब्रांच, तो ये भी दोनों का ही दिखेगा, एक ने भेजा एक ने रिसीव किया। मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी दिया हुआ है, एक ही जन का है, मतलब ब्रांच में है नहीं ऐसे कोई। वेजेस, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन, रिसिप्ट, तो ये ब्रांच में तीनों आइटम है, ठीक ठीक है। सिर्फ कमीशन ब्रांच में इधर, हाँ रिसिप्ट है तो इधर दिख रहा है क्रेडिट साइड में, ठीक है। बाकी सब एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस है ना, एक साइड डेबिट है, दूसरा साइड हम लोग का क्रेडिट है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, ब्रांच और हेड ऑफिस करेंट अकाउंट, ठीक है, 120 और 7। हमें यहाँ पर रेट दे दिया है स्टॉक 31 मार्च 2002 बॉम्बे स्टॉक सिडनी का दे दिया है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ए डॉलर का मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीस। हमें क्या करना है, सिडनी ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को रुपीस में ट्रांसफर करना है, ये रेट्स दिया है बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब हम लोगों ने लास्ट दिन जैसा क्वेश्चन 7 किया था ना, वैसे ही करना पड़ेगा,
ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 60, ट्रायल बैलेंस ऑफ सिडनी ब्रांच, इसको हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं इन रुपीज में एज ऑन 31 मार्च 2002। यहाँ पर होगा पर्टिकुलर्स, डेबिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिख रहा है, क्रेडिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिख रहा है, एक्सचेंज रेट ER लिख दिया मैंने, डेबिट रुपीस में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट ये भी मेरा रुपीस वाला ट्रांसफर। ठीक है, अब आइटम का नाम लिख लेते हैं एक एक करके। शेयर कैपिटल नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ सिडनी ब्रांच के जो बैलेंसेस है उसे ट्रांसफर करना है, तो सिडनी ब्रांच का जो आइटम है मुझे वही लिखना पड़ेगा। मतलब इधर के सारे आइटम्स इररेलेवेंट है हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो यहाँ तो 0 0 है, फिर ये दो आइटम लिख के क्या फायदा, लिखना ही नहीं है हमें ये दो आइटम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, लैंड इनके पास है नहीं, देखो ये तो हमें लेना ही नहीं है, ये हेड ऑफिस है मुझे नहीं लेना है, ये आइटम ब्लैंक है, बिल्डिंग ब्लैंक है, बिल्डिंग रिजर्व ब्लैंक है, तो मेरा स्टार्टिंग हो रहा है मशीन, प्लांट एंड मशीन 200, ठीक है, प्लांट एंड मशीन 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीन, हम P/M लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, कॉस्ट दिया हुआ है 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पहले हम सारा डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सचेंज रेट का एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद प्लांट मशीनरी हो गया, इसके बाद है हम लोग का प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व। देखो इधर का कुछ नहीं देखना है हमें, ये हेड ऑफिस का ये हमें लेना ही नहीं है, ये सारे साइड वाले आइटम लेने हैं। प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 130, प्लांट मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 130, रिजर्व है तो क्रेडिट होगा, ठीक है, देख देख के भी लिख सकते हो, बाकी पता भी है क्रेडिट होगा। उसके बाद डेटर क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर 60/30, 60 और यहाँ पर हो गया 30, डेटर क्रेडिटर 60/30। अच्छा, उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 20, ब्रैकेट में ओपनिंग लिख देते या फिर चाहो तो डेट भी लिख सकते हो 20। ओपनिंग स्टॉक के बाद ब्रांच स्टॉक रिजर्व, वो तो देखो हेड ऑफिस के बुक्स में लिखना भी नहीं है उसे हम लोग को, देखो हमें सिर्फ ये साइड वाला देखना है। कैश एंड बैंक बैलेंस 10, डेबिट साइड, $10 अच्छा, इसके बाद परचेज सेल 20 और 123, परचेज सेल 20 और 123, परचेज सेल के बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच 5, गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस लिख देते क्योंकि ये तो हम लोग ब्रांच के हिसाब से लिख रहे हैं, तो लैंग्वेज ऐसे होना चाहिए। कितना अमाउंट है 5। इसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर वेजेस, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी, रेंट और ऑफिस एक्सपेंस, ये सब आइटम है, सभी डेबिट साइड में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी, ऑफिस 45 12 18, 45 12 और 18, क्रेडिट साइड खाली रहेगा। अच्छा, इसके बाद कमीशन रिसीव्ड 100, क्रेडिट साइड, और उसके बाद है ब्रांच और हेड ऑफिस करेंट अकाउंट। तो हम लोग क्योंकि ब्रांच बना रहे तो ब्रांच अपने बुक्स में अपना अकाउंट का डिटेल्स थोड़ी ना लिखेगा, वो हेड ऑफिस का करेंट अकाउंट दिखाएगा। देखो जैसे
हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांच अपने ट्रायल बैलेंस में क्या क्या अकाउंट बना सकता है, जो भी उसका ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, उसका ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस के साथ होता है तो वो हेड ऑफिस का नाम लिखेगा। और ये ब्रांच किसके लिए दिया हुआ है, हेड ऑफिस के लिए, तो हेड ऑफिस के पास ब्रांच का अकाउंट ओपन होगा। और जैसे कि डेटर के पास क्रेडिटर का, क्रेडिटर के पास डेटर का होता है, सेम वैसे ही हेड ऑफिस करेंट अकाउंट यहाँ पर सेम है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, एक्सचेंज रेट जिसपे जो अप्लाई होगा वो अप्लाई करते जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। तुम लोग अपना कॉपी देख के स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इसमें अब मुझे बताना क्या है, ज्यादा कुछ तो बताना है नहीं, सिर्फ देख देख के टेबल कौन सा रेट जाएगा वो लिखना है, क्योंकि तुम लोग को याद भी तो करना है ना। अच्छा, अब यहाँ पर रेट सारे दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज देख लो, ईफो है कि नीफो है, तो ईफो है तो ईफो के हिसाब से रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईफो का पहले टेबल देखो, ईफो में चले जाते हैं, ये रहा टेबल में। ईफो सिस्टम में क्या होगा, इस बेसिस पे लगा, सबसे पहले है प्लांट मशीनरी, तो फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल रेट लगता है, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट प्लांट मशीनरी कब खरीदा था, जरूर बताया होगा, ये देखो फिक्स्ड एसेट का, ठीक है, 18 है एक्सचेंज रेट, तो 18 लिखना है। टेबल देख के ही करना है, इसमें कुछ और समझने वाला है ही नहीं, टेबल एस 11 ने जो बता दिया वही तुम लोग को करना है। एक्सचेंज रेट 18 लगेगा, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एसेट जिस रेट पे लगेगा उसका डिप्रिशिएशन भी सेम रेट पे जाएगा। तो 18 इंटू 200, तो ये हो गया 3600, है ना। 18 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से ही होगा, और 18 इंटू 30 देखते हैं कितना होता है, 2340। अच्छा, फिर डेटर क्रेडिटर, तो डेटर क्रेडिटर मॉनिटरी आइटम है, मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग रेट लगता है, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट इज डॉलर, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 24, तो ये 24 हो जाएगा। देखो मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है तो हम लिखते हैं, तुम लोग अपना टेबल देखने से समझ जाओगे। 24 इंटू 60 1440, 24 इंटू 30 720, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक का शायद ओपनिंग रेट लगता है, देखते हैं। ईफो है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग रेट देखो, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग ओपनिंग रेट है 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर 20, 400। इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश एंड बैंक बैलेंस ये हम लोगों का कितने में जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस देखते हैं। मॉनिटरी आइटम कैश एंड बैंक बैलेंस देख लेते हैं, यहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा, कैश एंड बैंक। देखो कैश बैंक का तो मैं अलग से कुछ बताया नहीं है, ठीक है। देखो इनकम एक्सपेंस बताया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स्ड एसेट और गुड सेट, ठीक है। तो फिर क्या किस में लगाना है, क्लोजिंग रेट में लगाओ, क्योंकि कैश बैंक का हमें अलग से कुछ बताया नहीं है, ठीक है। कैश बैंक जो है, वैसे तो हम लोग का ये मॉनिटरी आइटम होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कोई रेट है नहीं, ठीक है। कैश का हम एक बार देख लेते हैं, कैश का अलग कोई रूल्स नहीं बताया है AS11। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट, फिक्स्ड एसेट और डिप्रिशिएशन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, क्लोजिंग रेट ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का क्लोजिंग रेट होता है। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर एड ऑन कर लो, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का ना क्लोजिंग रेट। अगर हमें कुछ और नहीं मिले तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का यहाँ पर लिख लो क्लोजिंग रेट होगा है इसके केस में, ठीक है। ये मैंने लिखवाया नहीं था तो अभी मैंने बता दिया, इसका क्लोजिंग रेट होगा। तो कैश हम लोग का जो लिखा हुआ था उसमें तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अभी जो लिखवा दिया उसमें जरूर आ रहा है क्लोजिंग रेट हम लोग के लिए, क्योंकि वो करंट एसेट है। तो 24 जो है मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 24 इंटू 10 मतलब 240। अच्छा,
24 इंटू 10 240 हो गया। उसके बाद है परचेज सेल, तो ये तो इनकम एक्सपेंस वाला हो गया, मतलब एवरेज होगा। एवरेज रेट बता दिया है 22, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग को कैलकुलेट करना पड़ता है। 20 इंटू 22, तो ये हो गया इधर 440, और 22 इंटू 123 देखते हैं कितना आता, 2706, ठीक है 2706। अच्छा अब इधर देखते हैं क्या क्या है। गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये एक्चुअल रेट पे जाएगा, ये हमें एक्चुअल रेट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि जैसे ये ब्रांच ने रिकॉर्ड किया है कि मुझे 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का स्टॉक मिला है, हेड ऑफिस ने इंडियन करेंसी में जरूर रिकॉर्ड किया होगा कि उन्होंने कितना स्टॉक बेचा है। देखो 100 रुपीज, ये जो 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसका इंडियन रुपीज में वैल्यू है 100, तो हम लोग इसको देख के यहाँ पर लिख देंगे। वेजेस सैलरी, तो ये सब हम लोग का इनकम एक्सपेंस जो है हम लोग का एवरेज रेट पे जाएगा। एवरेज रेट अभी अभी हम लोगों ने देखा 22, तो ये सभी एक्सपेंसेस है लगातार 3, और ये इनकम है, ये भी 22 पे जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 45, 990, 12 इंटू 22, 264, 18 इंटू 22, 396, और 2200, और बचा ये हेड ऑफिस करेंट अकाउंट। तो हेड ऑफिस बोल रहा है, ब्रांच मेरे अकाउंट में जो ब्रांच है वो 120 इंडियन रुपीज में दिख रहा है, और हेड ऑफिस का करेंट अकाउंट ब्रांच की बुक्स में 7 दिख रहा है। तो ये मुझे लिखना है, एक्चुअल रेट मुझे पता है, हम बता देते हैं क्यों ये वाला हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हम लोग को लिखना है 120। देखो, तो जिन्होंने ब्रांच किया हुआ है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है हम बताते हैं। देखो एक्चुअली हेड ऑफिस के साथ ब्रांच का जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो सीधा बात ये है कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में जो भी अकाउंट्स ओपन करता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उसका सिर्फ ब्रांच के साथ ही ट्रांजैक्शन होता है, वो शेयर इशू किया है, उसने अपने यहाँ पर सेल परचेज, मतलब बॉम्बे में भी सेल परचेज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में एक ब्रांच का अकाउंट ओपन करेगा जहां पर वो अपने साथ ब्रांच के हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। फिर यहाँ पर जब बैलेंस करेगा तो ये आएगा कि ब्रांच को उससे कुछ मिलेगा या ब्रांच को उसको कुछ देना है। सेम तरीके से ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन उसका जिसके साथ भी हो रहा है, और साथ ही साथ एक हेड ऑफिस का अकाउंट बनाएगा कि हेड ऑफिस ने मुझे इतना दिया, मैंने इतना रिटर्न किया या इतना रिम्बर्स किया। जो जो डेटा वो यहाँ पर लिखेगा, सेम सेम डेटा ये भी यहाँ पर लिख रहा होगा, तो दोनों का बैलेंस जो है वो सेम और अपोजिट आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अपने बुक्स में डेटर को जैसे रिकॉर्ड किया है, डेटर ने भी, जैसे मान लो मेरा डेटर है मिस्टर ए, मिस्टर ए मेरे डेटर है, तो मैंने उनको मान लो सेल किया है, ठीक है 100 रुपए का, तो 2 सेल्स यहाँ पर 100 रुपीज, और यहाँ पर जब हम क्लोज करेंगे बाई बैलेंस सीडी 100 दिखाएंगे। सेम तरीके से मिस्टर ए जो है अपने बुक्स में मुझे एज ए क्रेडिटर जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो बाई परचेज ना 100, और 2 बैलेंस सीडी दिखाएंगे 100, मतलब मिस्टर ए बोलेंगे मुझे 100 रुपीज देना है, और हम ये बोलेंगे मुझे मिस्टर ए से 100 रुपीज मिलेगा, सेम अमाउंट लेकिन ऑपोजिट दिखेगा। वही चीज तो यहाँ पर देखो, ये डेबिट पे दिख रहा है, ये क्रेडिट पे दिख रहा है, मतलब ब्रांच को हेड ऑफिस को पे करना है 7 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि इक्विवेलेंट टू 120 रुपीज के साथ होगा, और हेड ऑफिस भी वही बात बोल रहा होगा कि मुझे ब्रांच से 120 रुपीज मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 7 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर ये 120 लिख देना है। अब हम लोग को टोटल करके देखना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट के अप्लाई करने के बाद हमारे दोनों साइड के टोटल में क्या डिफरेंस आया, और जो डिफरेंस आएगा उसे हमें पीएल में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब टोटल करके देखते हैं दोनों साइड कितना कितना है। 3600, 1440, 400, 240, 440 प्लस 100, 990, 264, 396, 7870, डेबिट साइड में आया 7870। तो यहाँ पर एक बार ऐसे जस्ट लिख के रिकॉर्ड करते, क्योंकि किधर कम आएगा किधर ज्यादा आएगा वो मुझे भी नहीं पता। देखते हैं 2200 प्लस 120 प्लस
2340 720 2706 8086 इधर ज्यादा आ गया, ठीक है 8086 यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट से, तो इधर भी लिखना पड़ेगा 8086 और ये डिफरेंस देखते हैं कितना 7870, तो ये डिफरेंस आ गया 216 का इधर आ रहा है, ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ये हम लोग का पीएल में ट्रांसफर हो जाता, ठीक है क्योंकि ईफो है तो पीएल में ट्रांसफर होता, अगर नीफो है तो फिर वो स्पेसिफिक जो अकाउंट है वहां पर जाता, ठीक है और यहाँ पर बोला है क्लोजिंग स्टॉक बताए 31 मार्च 2002, तो इसको हम लिख देते हैं नीचे, जैसे तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ रहता है ना ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, इसके नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट है हम लोग का 31 मार्च 2002, ये देखो ये दोनों वैल्यू में ही दिया हुआ है, अच्छा नहीं दोनों वैल्यू में क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को दिया हुआ है बॉम्बे का, ये सिडनी का दिया हुआ है 3125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 3125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिया हुआ है, इसको मुझे इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे जाता है क्लोजिंग रेट में जाता है, ये देखो अगर एक्चुअल रेट नहीं है तो क्लोजिंग रेट में जाता है ईफो का, देखो यहाँ पे एक्चुअल रेट नहीं है तो क्लोजिंग रेट, एक्चुअल रेट तो हमारे पास है नहीं, क्लोजिंग रेट है 24, तो इंटू 24 करना, ₹75,000 75, ठीक है इतने का हम लोग का जो है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इंडियन रुपीज में हो गया, तो ये भी लिखना जरूरी होता है, जैसे ट्रायल बैलेंस के बाहर हम लोग क्लोजिंग, ठीक है तो एक क्वेश्चन का लगभग टाइम था तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है बाकी एक क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो हम लोग का फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है इसी क्लास में फॉरेन ब्रांच वाला कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी को समझ में आएगा जिन्होंने फॉरेन ब्रांच किया है, चाहे ब्रांच अकाउंटिंग करो या ना करो, क्योंकि ये तो AS 11 के कंसेप्ट पे बेस है, ठीक है फिर आज हम लोग इतना ही करें। Bye, ma'am. मैम